कहानी की शुरुआत एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाले सीन से होती है। एक कातिल की लाश को ठिकाने लगाने का तरीका बिल्कुल अजीबोगरीब था। आमतौर पर लाश को टुकड़ों में काटकर छुपाया जाता है ताकि कोई सुराग न बचे, लेकिन इस कहानी में मामला बिल्कुल उल्टा था। कातिल ने लाश के पेट को पूरी तरह खाली करके सिर्फ मैदा छोड़ दिया था और उसे ऊन के एक गोले से बड़ी सावधानी से सी रहा था, जबकि ऊन का धागा बाहर की तरफ लटक रहा था। अगले ही सीन में एक मासूम सी बच्ची उसी धागे से खेलती नजर आती है, जो देखने वालों की रूह कंपा देता है। इसके बाद कहानी एक दूसरे खौफनाक फ्लैशबैक की तरफ मुड़ती है, जहां एक आदमी को चाकू से वार किए जाने के बावजूद जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन जब एक औरत खौफनाक मुस्कान के साथ उसके सीने पर दूसरा वार करती है, तब जाकर उसे असली दर्द महसूस होता है। वो चीखते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन औरत बिल्कुल शांत रहते हुए धीरे धीरे उसका पीछा करती रहती है और लगातार वार करती जाती है। आसपास मौजूद लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन औरत जैसे किसी और ही दुनिया में थी। आखिर में वह बड़ी सफाई से उसकी गर्दन पर आखिरी वार करती है और वो आदमी तड़पते हुए दम तोड़ देता है, जबकि औरत के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून झलकता है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अब आता है। अगले ही सीन में वही औरत बिल्कुल मासूम और शालीन रूप में क्राइम सीन पर खड़ी नजर आती है। दरअसल सो ह्युन नाम की यह औरत कोई पागल कातिल नहीं, बल्कि एक बेहद काबिल फोरेंसिक डॉक्टर है जो इसी कत्ल के केस की जांच कर रही है। कहानी बताती है कि उसने महज 10 साल की उम्र में खुद ही एनाटॉमी सीखनी शुरू कर दी थी। 17 साल की उम्र में सियोल की मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और 21 साल की उम्र में मेडिकल नेशनल एग्जाम पास कर लिया। बहुत कम उम्र में ही वह पुलिस के फोरेंसिक डिपार्टमेंट की हेड बन गई। अपनी गजब की पेशेवर काबिलियत की बदौलत उसने कई पेचीदा केस सुलझाए, जिनमें लाश के टुकड़े करने, दफनाने और साउथ कोरिया को हिला देने वाले एसिड अटैक जैसे मामले भी शामिल थे। इस कत्ल के केस का शिकार पाक चाओ फैन था, जो 29 साल का प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर था। आज रात करीब 2 बजे उस पर उस वक्त हमला किया गया जब वो बिल्कुल बेखबर था। उसके शरीर पर 30 से ज्यादा चाकू के जख्म थे। शुरुआत में यह अंदाजा लगाया गया कि कातिल या तो नशे में था या फिर मानसिक रूप से बीमार था, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर इतनी बेरहमी से कत्ल करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। दूसरी तरफ मृतक के बारे में भी शक जताया गया कि हमले के वक्त वो भी शायद नशे की हालत में था, इसीलिए वो ठीक से बचाव नहीं कर पाया। इत्तेफाक से पुलिस ने नाइट क्लब के एक वीआईपी रूम से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जो ड्रग्स ले रहे थे। इनमें से एक शख्स बहुत ज्यादा विरोध कर रहा था और बेहद आक्रामक रवैया अपनाए हुए था, लेकिन सो ह्युन ने सिर्फ उसके चाकू पकड़ने के तरीके को देखकर फैसला कर लिया कि वो कातिल नहीं है। उसने शांत लहजे में कहा, बेटा, इस तरह चाकू पकड़कर किसी को मारना मुमकिन ही नहीं। चाकू को उल्टी पकड़ में पकड़ना पड़ता है। ये सुनकर वो शख्स कुछ पलों के लिए हैरान रह गया और उसी मौके का फायदा उठाते हुए पुलिस ने फौरन उसे काबू में कर लिया। इसके बाद सो ह्युन एक और बेहोश और शक के दायरे में आए शख्स के पास गई जो सोफे पर पड़ा था। उसने कत्ल में इस्तेमाल हुआ हथियार उसके हाथ में दिया और उसे पकड़ने के लिए कहा। सिर्फ इस एक हरकत से वो असली कातिल की पहचान तक पहुंच गई। इस तरह काबिल फोरेंसिक डॉक्टर ने सिर्फ एक जुमले से एक संगीन कत्ल का केस सुलझा दिया। इसी दौरान साउथ कोरिया के शहर लोंगछवान की सड़कों पर पुलिस अफसर पार्क बोगो और उसका साथी जून हो एक शक के दायरे में आए शख्स पर नजर रखे हुए थे, जो बार बार एक जैसी लड़कियों का पीछा करता था। जून हो एक जोशीला और नया अफसर था, जबकि पार्क बोगो एक तजुर्बेकार मगर मौका परस्त पुलिस वाला था, जो अक्सर आसान रास्ता अपनाने और मामूली काम करके वक्त गुजारने की कोशिश करता था। इसी दौरान गाड़ी का एसी खराब हो गया। पार्क बोगो ने कहा कि वो गाड़ी में गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो पास की दुकान से कुछ खाने पीने की चीजें लेने चला गया। जब वो खरीदारी कर रहा था तो उसने एक छोटे लड़के को चॉकलेट चुराते हुए देख लिया। उसने बिना कुछ सोचे समझे लड़के को पकड़ा और गाड़ी में बिठा लिया। जून हो को ये बात बहुत अजीब लगी। उसके मुताबिक असली शक के दायरे में आए शख्स को पकड़ना ज्यादा जरूरी था, जबकि इतने छोटे बच्चे को समझा बुझाकर छोड़ा जा सकता था। लेकिन पार्क बोगो जिद पर अड़ा था। उसका कहना था, छोटी चोरी बाद में बड़ी चोरी बन जाती है। दोनों अभी इसी बात पर बहस कर रहे थे कि वो शक के दायरे में आया शख्स अचानक सामने आ गया। जून हो ने और वक्त जाया नहीं किया और फौरन उसके पीछे भाग पड़ा, मगर वो शख्स बहुत तेज भाग रहा था। पीछा करने के दौरान अचानक एक गाड़ी नमूदार हुई और जून हो को टक्कर मार दी। जब जून हो जमीन से उठा तो वो शख्स पहले ही फरार हो चुका था। बाद में जब वो थाने वापस पहुंचा तो सबसे ज्यादा फुर्ती दिखाने वाला जून हो ही तनकीद का निशाना बना। उस पर इल्जाम लगाया गया कि उसने गैर जरूरी हंगामा खड़ा किया। हालांकि उसके पास शक के दायरे में आए शख्स के खिलाफ कद और वजन के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं था। इन दोनों की बातों से गुस्से में आए डिपार्टमेंट के हेड ने सीधे साधे जून हो को फौरन अपने दफ्तर से बाहर निकाल दिया। तजुर्बेकार पार्क बोगो ने ऊपर से हमदर्दी जताते हुए जून हो को सलाह दी कि वो हेड से टकराने के बजाय मामले को आसानी से निपटाए और केस किसी और के हवाले कर दे। लेकिन जून हो ने इस सलाह पर कान नहीं धरा। इसी दौरान चॉकलेट चुराने वाला छोटा लड़का इन पुलिस वालों से गुजारिश करने लगा कि उसे घर जाने दिया जाए। उसने बताया कि वो यतीम है और उसके घर में एक छोटा भाई भी है जिसकी देखभाल वो खुद करता है। जून हो को इस बच्चे पे तरस आ गया। उसने न सिर्फ उसके लिए चाइल्ड वेलफेयर
जाकर ऑफिस से मदद मांगी, बल्कि उसके लिए काफी खाने पीने की चीजें भी खरीदी और फिर उसे उसके छोटे भाई समेत घर छोड़ने गया। दूसरी तरफ सो ह्यून एक ट्रैफिक हादसे के केस की फॉरेंसिक जांच पूरी कर चुकी थी। वो बड़ी सावधानी से मृतक के जिस्म के जख्म सी रही थी ताकि अपने अंदाज में मरने वाले के लिए इज्जत और सोग का इजहार कर सके। लेकिन एक माहिर फोरेंसिक डॉक्टर होने के नाते वो मामूली सी डिटेल्स से भी अहम सुराग हासिल कर लेती थी। इसी हादसे के केस में सो ह्यून ने यह अहम खुलासा किया कि मृतक की मौत गर्दन पर दबाव डाले जाने की वजह से हुई थी। इसका मतलब यह था कि हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर दरअसल सिर्फ एक बल्ली का बकरा था, जबकि असली कातिल मृतक का वो भाई था जो विरासत के मसले पर उससे झगड़ा रखता था। पोस्टमार्टम पूरा करने के बाद सो ह्यून ने इत्तेफाक से खबरों में देखा कि पार्क चाओ फैन के ड्रग्स लेने का मामला सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन चुका है। हालांकि नेशनल फोरेंसिक इंस्टीट्यूट की टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं हुई थी। सो ह्यून ने अंदरूनी सिस्टम में चेक किया तो पता चला कि दोबारा जांच ही नहीं की गई। चूंकि उसे एक टीवी इंटरव्यू के लिए जाना था, इसलिए उसने अपने मातहत को हिदायत दी कि वो टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट पर नजर रखे। सो ह्यून की शख्सियत कुछ ठंडी और काम के मामले में उसका रवैया बहुत सख्त था, इसीलिए उसके ज्यादातर साथी उसे पसंद नहीं करते थे। इसी दौरान लॉन्ग च्वान शहर की एक ड्राई क्लीनिंग की दुकान में लंगड़े पैर वाला मालिक मिस्टर चोई सो ह्यून का टीवी इंटरव्यू देख रहा था। वो शहर का एक मिसाली शहरी समझा जाता था और उसके घर में इनाम और तारीफी असनाद की भरमार थी। हालांकि पैर में मारूजगी की वजह से वो अब तक कोई ऐसा हमसफर नहीं ढूंढ पाया था जो उसकी जिंदगी में असली साथ और सुकून का जरिया बन सके। मोहल्ले की एक औरत जो समाजी कामों में सरगर्म थी, खास तौर पर उसकी मदद के लिए आई और उसके लिए रिश्ता ढूंढने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर बाद रात हो गई। टीवी स्टेशन से वापस आते हुए सो ह्यून एक गली से गुजरी। वहां उसने अपने साथ मौजूद बिल्ली के खाने का डिब्बा निकाला और एक आवारा बिल्ली को खाना खिलाया। इस मंजर से वाजह था कि अगरचे सो ह्यून बजाहिर सर्द मिजाज दिखाई देती थी, लेकिन उसके दिल में नरमी, हमदर्दी और रहम का जज्बा मौजूद था। तहम उसके इस अमल पर करीबी दुकानदार नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें खदशा था कि बिल्लियों को खाना देने से इलाके में और आवारा जानवर जमा हो जाएंगे। बाद जान सो ह्यून फोरेंसिक लेबोरेटरी वापस आई और अपने बैग में बिल्ली के खाने के डिब्बे दोबारा रखना नहीं भूली। जब वो केस से मुताल्लिक दस्तावेजात का जायजा ले रही थी तो उसे मालूम हुआ कि पार्क चाओ फैन की टॉक्सिकोलॉजी से मुताल्लिक रिपोर्ट नेशनल फोरेंसिक इदारे ने मुस्तरद कर दी है। इससे उसे अंदाजा हुआ कि मुताल्लिका इदारा जानबूझकर उसके काम में रुकावट डाल रहा है। इसी दौरान मंजर एक खुफिया मुकाम की तरफ मुंतकिल होता है। वहाँ टीवी पर सो ह्यून का इंटरव्यू चल रहा था, जबकि करीब ही एक पुराना टेप रिकॉर्डर म्यूजिक बजा रहा था। एक शख्स लाश के साथ निहायत खौफनाक अंदाज में छेड़छाड़ कर रहा था। वो सीटी बजाते हुए एक बर्तन से कीड़ा निकालता है, फिर लाश को चीरकर उसके अंदर डाल देता है। खून आलूद माइक फर्श पर बहने लगता है। इसके बाद वो एक लंबी डोरी लाश के जिस्म में पिरोता है और इस डोरी का दूसरा सिरा गाड़ी से बाहर निकला हुआ होता है। गाड़ी के बाहर एक छोटी बच्ची बैठकर उसी डोरी से खेल रही होती है, जैसे वो इस खौफनाक मंजर की आदी हो। दरअसल यह जगह एक ट्रक थी जो अंदर से एक चलती फिरती लाशों के टुकड़े करने वाली जगह मालूम होती थी। रात के आखिरी पहर पुलिस को एक ऐसी लाश मिली जो प्लास्टिक में लिपटी हुई थी। जून हो और पार्क बोगो को इत्तला मिलते ही वो फौरन जाए वकुआ पर पहुंचे। लाश को गौर से देखने के बाद पार्क बोगो ने उसे फौरन पहचान लिया। वो पिछले ताकुब के केस में रिपोर्ट दर्ज कराने वाली खातून ली जो थी। डिपार्टमेंट के हेड को शदीद अफसोस हुआ कि अगर इस केस को पहले संजीदगी से लिया जाता तो शायद यह कत्ल ना होता। अब एक इंसान की जान जा चुकी थी और उन्हें रात भर एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ने वाली थी। जून हो ने फौरन मौके पर इब्तिदाई पोस्टमार्टम की दरख्वास्त दी। बाद अजां वो इब्तिदाई तफ्तीशी रिपोर्ट लेकर फोरेंसिक शोबे पहुंचा, जहां उसका इस्तकबाल सो ह्यून ने किया। जून हो पहले ही सो ह्यून की गैर मामूली सलाहियतों के बारे में सुन चुका था, इसलिए वो दिल ही दिल में उसकी बहुत इज्जत करता था और गुफ्तगू में भी उसके लिए एहतराम जाहिर कर रहा था। लॉन्ग च्वान की मकतूला तालिबा ली जो 23 साला यूनिवर्सिटी की तीसरे साल की तालिबा थी, जो पुलिस अफसर बनने के इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। उसका ना कोई बॉयफ्रेंड था और ना ही कोई करीबी दोस्त। उसकी लाश सुबह तकरीबन 5 बजे यूनिवर्सिटी के करीब से बरामद हुई। हैरानी की बात यह थी कि लाश ऐसी जगह फेंकी गई थी जहां आसपास के लोग अक्सर आते जाते थे। तहम लाश की हालत इंतहाई खराब थी। न सिर्फ वो शदीद हद तक गल चुकी थी, बल्कि उसके साथ जानबूझकर छेड़छाड़ भी की गई थी। जब जून हो केस की तफसीलात बयान कर रहा था, सो ह्यून ने रिपोर्ट का मुख्तसर जायजा लेते ही इब्तिदाई नतीजा अख्ज़ कर लिया। उसके मुताबिक मौत तकरीबन 3 दिन कब्ल वाक़े हुई थी। लाश पर बैरूनी ताकत के 22 खुले जख्म मौजूद थे, लेकिन कीड़ों की वजह से होने वाले नुकसान के 22 फौरी तौर पर असल सबब ए मौत का तय्युन करना मुमकिन नहीं था। इस केस का कातिल इंतहाई चालाक और मुश्किल साबित हो रहा था। उसने न सिर्फ लाश फेंकने की जगह को तकरीबन साफ सुथरा रखा था, बल्कि मकतूला के जिस्म के ज्यादातर आजा भी निकाल लिए थे और सिर्फ मैदा बाकी छोड़ा था। सो ह्यून ने फौरन पोस्टमार्टम की तैयारी शुरू कर दी। जब उसका मुआविन तस्वीरें ले रहा था, सो ह्यून ने पहले लाश का बैरूनी मुआयना किया। उसने देखा कि मकतूला के सर पर कई निशानात मौजूद थे। उसकी दाईं आंख निकाली जा चुकी थी
और आंख के खाली हिस्से में बड़ी तादाद में कीड़े मौजूद थे। इन कीड़ों का साइज कुदरती गलने सड़ने के दौरान पैदा होने वाले कीड़ों से बड़ा मालूम हो रहा था, जिससे जाहिर होता था कि कातिल ने उन्हें जानबूझकर वहां डाला था। मजीद बरा मकतूला की पलकों और मसूड़ों पर नुक्ता-नुमा खून के धब्बे थे जो दम घुटने या जहर दिए जाने की अलामत हो सकते थे। उसकी गर्दन पर इंजेक्शन के निशान भी मौजूद थे। इन शवाहिद की बुनियाद पर सोह्यून ने अंदाजा लगाया कि कातिल ने किसी दवा या नशा आवर मादे के जरिए मकतूला को काबू में किया था। यह बात वाजह थी कि कातिल का मकसद सिर्फ कत्ल करना नहीं था, बल्कि उसके पीछे कोई और खौफनाक इरादा भी कार फरमा था। इसके बाद सोह्यून ने अपने असिस्टेंट को कहा कि मरने वाली की बॉडी के सैंपल लेकर यह पता लगाया जाए कि उसकी नस में किस तरह की दवा या चीज इंजेक्ट की गई थी। लेकिन अगले ही पल उसे एक और जरूरी बात पता चली। लड़की की गर्दन टूटी हुई थी और यह सिर्फ एक ही झटके में पूरी तरह टूट गई थी। इससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि लाश इतनी ज्यादा सड़ चुकी होने के बावजूद उसमें झाग जैसी नमी के निशान थे। इससे सोह्यून को अंदाजा हुआ कि कातिल बहुत माहिर बंदा था और उसे इंसानी बॉडी की बनावट के बारे में खास जानकारी थी। उसने बड़ी तेजी और सफाई से लड़की की गर्दन की हड्डी तोड़ी थी, जिससे वो तुरंत मर गई। जब सोह्यून लाश के खाली किए गए पेट को चेक कर रही थी, तभी अचानक उसे ब्लीच की स्मेल आई। उसी पल उसके दिमाग में पुरानी याद ताजा हो गई। लाश से अंग निकालकर उसे प्लास्टिक में लपेट कर फेंकने का यह सीन उसे किसी पुरानी बात की याद दिला रहा था। सोह्यून ने खुद को संभाला और दोबारा सैंपल लेने में लग गई। इसी बीच उसके असिस्टेंट ने बताया कि लड़की के पेट में कुछ चीज है। जब चेक किया गया तो उसमें से एक लंबी सी रस्सी निकली। यह रस्सी देखते ही सोह्यून को अपने बचपन की एक और याद आ गई। यह बिल्कुल वैसी ही रस्सी थी जैसी वो बचपन में अपने एनाटॉमी वाले खिलौनों के साथ खेलते वक्त यूज करती थी। वो एक पल के लिए रुक गई क्योंकि उसे अपना बचपन याद आ गया जब वो बिल्कुल भी नहीं डरती थी और छोटे मोटे जख्मों की परवाह नहीं करती थी। इसी के साथ उसे अपने पापा की वो गाड़ी भी याद आई जो अंदर से एक चलती फिरती डेड बॉडी काटने की जगह जैसी लगती थी। सीन फिर से वापस आता है। पार्क बोगो और कुछ पुराने पुलिस वाले लॉन्ग च्वान शहर की एक ड्राई क्लीनिंग की दुकान में बैठे टाइम पास कर रहे थे। चूंकि जून हो पुलिस एकेडमी से निकलते ही थाने में ग्रुप लीडर बन गया था, इसलिए कई पुराने वाले उससे नाराज थे। उनको लगता था कि एक नए बंदे का उनसे बड़ी पोस्ट पर आना गलत है, इसलिए वो मौका मिलते ही जून हो के लिए दिक्कतें खड़ी करने की कोशिश करते थे। इसी दौरान ड्राई क्लीनिंग की दुकान के मालिक मिस्टर चोई ने अचानक बीच में बोलते हुए बताया कि मरने वाली ली जो उसकी दुकान की रेगुलर कस्टमर थी और वो उसे अच्छे से जानता था। उसके मुताबिक कत्ल से पहले वो अपने कपड़े धुलवाने इसी दुकान पर दे गई थी। बाद में जब वो उसके कपड़े देने गया तो वो उसे कहीं नजर नहीं आई। ये सुनते ही पार्क बोगो एकदम अलर्ट हो गया और उसने मिस्टर चोई से पूछा कि क्या उसने हाल ही में दुकान के आसपास कोई शक वाला बंदा देखा है। उसने पहले वाले केस के शक वाले बंदे की फोटो भी उसे दिखाई। मिस्टर चोई ने फोटो को गौर से देखा लेकिन बोला कि उसे ऐसा कोई इंसान याद नहीं आ रहा। हालांकि मिस्टर चोई ने कोई पक्का सुराग नहीं दिया, लेकिन उसकी जानकारी इकट्ठा करने की स्किल कमाल की थी। जब वो लोग बातें कर रहे थे तभी ग्रुप लीडर जून हो का फोन आया। उसने बताया कि फॉरेंसिक डॉक्टर सोह्यून खुद मौके पर आना चाहती है। पार्क बोगो ने छोटा सा बहाना बनाकर बात खत्म कर दी, लेकिन फोन रखते ही उसने शिकायत की कि फॉरेंसिक डॉक्टर के आने की वजह से उन्हें भी बेवजह इंतजार करना पड़ेगा। पार्क बोगो और उसके साथियों ने आपस में सोह्यून के बारे में बुरी भली बातें की और आखिर में तय किया कि वो अपने फोन बंद करके थोड़ा और वक्त दुकान में ही गुजारेंगे। दूसरी तरफ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का हेड अखबार में पार्क चाओ फैन के ड्रग्स लेने की खबर पढ़कर बहुत गुस्से में था। उसका कहना था कि इस केस को ड्रग्स से जोड़ने की बजाय सीधा साधा हमला बताना कहीं आसान होता। इसी दौरान एक औरत सनमी बड़े चापलूसी वाले अंदाज में हेड को चाय देती है और कहती है कि सोह्यून का असिस्टेंट आज उससे जरूर बात करेगा। उसने भरोसा दिलाया कि मामला ऐसे सुलझा लिया जाएगा कि हेड की प्रमोशन पर कोई असर न पड़े। इसी बीच सोह्यून अपने असिस्टेंट और जून हो के साथ लाश फेंकी गई जगह पर पहुंच चुकी थी। जून हो ने वहां मौजूद सबूतों के आधार पर कहा कि कातिल यकीनन पहली बार कत्ल नहीं कर रहा था। उसके हिसाब से कोई भी नया अपराधी चाहे कितनी भी प्लानिंग कर ले, असली क्राइम करते वक्त उसके इमोशंस में उतार चढ़ाव जरूर आता है और वो अक्सर क्राइम सीन पर गड़बड़ी या गलतियां छोड़ जाता है। लेकिन इस केस में मामला बिल्कुल अलग था। क्राइम सीन बहुत ज्यादा साफ और ऑर्गेनाइज्ड था, यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था कि कातिल ने लाश फेंकने के लिए अपने जूते भी बदले थे। सोह्यून ने जून हो की बात से सहमत होते हुए कहा कि कातिल न सिर्फ लाश को ठिकाने लगाने में बल्कि इस्तेमाल किए गए औजारों को यूज करने में भी बहुत माहिर लग रहा है। उसके काम करने के तरीके से साफ पता चलता था कि वो एक एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल क्रिमिनल है। अगर वो लाश छुपाना चाहता तो शायद उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता, लेकिन फिर उसने लाश को उस जगह क्यों रखा
जहाँ लोग उसे आसानी से देख सकें। इसकी शायद बस एक ही वजह हो सकती है, कातिल चाहता था कि कोई खास बंदा इस लाश को देखे, जैसे वो इसके जरिए किसी को मैसेज देना चाहता हो। सोह्यून कुछ देर सोचने के बाद जून हो के साथ पास वाली सड़क की तरफ गई। उसने देखा कि सबसे नजदीक वाला सीसीटीवी कैमरा सिर्फ मेन रोड को रिकॉर्ड कर रहा था और जहाँ लाश फेंकी गई थी वो जगह उसकी रेंज में नहीं थी। सोह्यून ने जून हो को बताया कि लाश पर घसीटने के कोई निशान नहीं थे, इसलिए ज्यादा चांस यही है कि उसे किसी बड़ी गाड़ी से वहां लाया गया। इसके अलावा क्राइम सीन के आसपास किसी खास गाड़ी के टायर के साफ निशान भी नहीं मिले, जिससे लगता है कि कातिल मेन रास्ते की बजाय किसी और रास्ते से आकर लाश फेंक गया होगा। उस सोह्यून ने जून हो की खाने की दावत की रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया और चुपचाप वहां से निकल गई। हालांकि गाड़ी में बैठने के बाद उसके असिस्टेंट ने चुप्पी तोड़ते हुए बात शुरू की। उसने सोह्यून से रिक्वेस्ट की कि वो पार्क चाओ फैन के केस की रिपोर्ट जल्द से जल्द अप्रूव कर दे। उसने यह भी बताया कि यह डिपार्टमेंट हेड की ख्वाहिश है। सोह्यून ने ठंडी मुस्कान के साथ फौरन समझ लिया कि उसके असिस्टेंट और हेड का असली मकसद क्या है। असिस्टेंट ने इमोशनल होकर कहा कि उसने सोह्यून के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की नाराजगी और प्रेशर झेला है, तो क्या अब वो उसकी इतनी छोटी सी बात भी नहीं मानेगी। लेकिन सोह्यून अपने उसूलों पर अड़ी रही। उसके लिए सबसे जरूरी बात फॉरेंसिक रिपोर्ट की सच्चाई और भरोसा था। बाद में सोह्यून सीधे हॉस्पिटल गई, जहां उसकी अल्जाइमर वाली माँ का इलाज चल रहा था। वो वार्ड में पहुंची तो उसने बड़े प्यार से अपनी माँ का ख्याल रखा। उसकी माँ उसे पहचान नहीं पाई और कंफ्यूज होकर पूछ बैठी, बेटी आप कौन हैं? सोह्यून ने धीरे से जवाब दिया, मैं आपकी बेटी हूँ माँ, आपने तो मेरे चाकू पर मेरा नाम भी लिखा था। ये सुनकर उसकी माँ को जैसे कोई धुंधली सी याद आई और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन अगले ही पल उन्होंने फिर कहा, आप कितनी खूबसूरत हैं बहन। सोह्यून ने चुपचाप अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, माँ आप भी बहुत थक गई हैं। यह सुनते ही उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। सोह्यून भी एक पल के लिए पुरानी यादों में खो गई। इसी बीच बिना ध्यान दिए उसने अपनी माँ का हाथ थोड़ा जोर से पकड़ लिया, जिससे उन्हें दर्द हुआ। जब उसे एहसास हुआ तो वो फौरन चौंक गई। इसी दौरान एक जर्नलिस्ट जिसका नाम किम था ने उसे फोन किया। दूसरी तरफ उसका असिस्टेंट अपने अपार्टमेंट वापस पहुंच चुका था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुका है। अचानक उस अनजान शख्स ने उस पर हमला कर दिया और उसे काबू में कर लिया। हालांकि असिस्टेंट जवान और ताकतवर था, इसलिए उसने काफी देर तक विरोध किया, लेकिन आखिरकार हमलावर ने उसे कोई दवा इंजेक्ट कर दी। जिंदा बचने की सख्त चाहत में वो लड़खड़ाता हुआ आगे भागने लगा, मगर कातिल आराम से उसके पीछे चलता रहा, जैसे वो शिकार की बेबसी का मजा ले रहा हो। फिर उसने बिजली जैसी तेजी से हमला किया और उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी। यह कत्ल बिल्कुल उसी तरीके से किया गया था जैसे यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट के कत्ल में हुआ था। दूसरी तरफ जून हो को सोह्यून की बातें याद थीं, इसलिए उसने रात भर सीसीटीवी फुटेज निकालकर शक वाली गाड़ियों की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान उसे उसी जर्नलिस्ट किम का भी फोन आया, लेकिन जून हो ने फौरन फोन काट दिया। लेकिन अगले ही दिन ली जो की लाश वाले केस की खबर मीडिया में बहुत बड़े पैमाने पर फैल गई और हैरानी की बात यह थी कि रिपोर्ट में केस की बहुत डिटेल जानकारी शामिल थी। ये चौंकाने वाली खबर फौरन अलग अलग वेबसाइट्स की हेडलाइन बन गई। केस बहुत ज्यादा खौफनाक था और चूंकि पुलिस के पास कातिल के बारे में कोई पक्का सुराग नहीं था, इसलिए लोगों में डर और बेचैनी फैल गई। जब यह खबर डिपार्टमेंट हेड तक पहुंची तो वो बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने जोर से पूछा कि केस की जानकारी मीडिया तक किसने पहुंचाई। सबसे पहले शक जून हो पर किया गया। जून हो ने फौरन इस इल्जाम से इनकार किया। हेड अभी गुस्से में ही थे कि उन्हें यह भी पता चला कि पार्क बोगो आज ड्यूटी पर नहीं आया। उसके साथियों ने जल्दी से उसकी तरफ से बहाना बनाया कि उसने सालाना छुट्टी ली हुई है, लेकिन जून हो को इस बारे में कुछ नहीं पता था और ना ही उसने ऐसी कोई छुट्टी अप्रूव की थी। इसके बावजूद जब हेड ने सख्त लहजे में पूछताछ की तो जून हो ने मामले को और बढ़ने से रोकने के लिए चुपचाप जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। हेड के जाने के बाद एक सीनियर पुलिस वाले लियो मांग ने जून हो से पूछा कि क्या उसने केस की जानकारी जर्नलिस्ट को दी थी। लियो मांग ने बताया कि उसने जून हो को जर्नलिस्ट किम से फोन पर बात करते हुए देखा था। जून हो ने फिर से मना किया, लेकिन लियो मांग को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। दरअसल जून हो की अचानक बड़ी पोस्ट पर पोस्टिंग की वजह से लियो मांग के दिल में पहले से ही उसके लिए नाराजगी थी। बात बढ़ते बढ़ते दोनों के बीच तनाव पैदा हो गया। जून हो ने सीधा पूछ लिया कि क्या लियो मांग को उससे पर्सनल प्रॉब्लम है। अगर बाकी लोग बीच में नहीं आते तो शायद मामला हाथापाई तक पहुंच जाता। ये छोटा सा झगड़ा खत्म होने के बाद अगले दिन सोह्यून लैब में सैंपल्स के छोटे छोटे हिस्सों को माइक्रोस्कोप से चेक कर रही थी कि तभी जून हो का फोन आया। दोनों ने केस की जानकारी मीडिया में लीक होने के बारे में बात की। दूसरी तरफ सोह्यून के डिपार्टमेंट का हेड भी इस बात पर बहुत गुस्से में था। उसे शक था कि केस की जानकारी सोह्यून या उसकी टीम की तरफ से बाहर गई है। हालांकि जून हो के फोन करने का असली मकसद केस में कोई नई अपडेट जानना था। सोह्यून ने उसे बताया कि मरने वाली के जूतों, लंबे बूट्स और प्लास्टिक शीट से कोई खास सुराग नहीं मिला। लेकिन बातचीत के दौरान सोह्यून ने माइक्रोस्कोप में एक ऐसा सैंपल देखा जो उसे किसी पुरानी चीज की याद दिला गया। उसके चेहरे पर फौरन हैरानी के भाव आ गए। फिर भी उसने यह नई जानकारी जून हो को नहीं बताई और उसका रवैया अचानक बहुत ज्यादा परेशान और बेचैन हो गया। फोन रखने के बाद वो जल्दी से सन्मी के पास गई ताकि जांच की रिपोर्ट ले सके। चूंकि लाश पर फंगस के निशान मिले थे, इसलिए सन्मी
को पहले ही अंदाजा था कि सो ह्यून को किसी खास बात पर शक है। सनमी ने कहा कि अगर सो ह्यून अपने शक की वजह बताए तो वो रिपोर्ट की डिटेल एक्सप्लेनेशन दे सकती है। इस पर सो ह्यून ने बताया कि जब वो मेडिकल कॉलेज के पहले साल में थी तो गर्मी की छुट्टियों में उसे एनाटॉमी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में हिस्सा लेना पड़ा था। उसने बताया कि उनके ग्रुप को एक ऐसी डेड बॉडी मिली थी जिस पर यूज किए गए केमिकल सही तरीके से न लगने की वजह से फंगस लग गई थी। क्योंकि यह ट्रेनिंग कई हफ्तों तक चलनी थी, इसलिए अगर फंगस को फैलने दिया जाता तो पूरी प्रैक्टिकल खराब हो सकती थी। इसी वजह से वो हर रोज लैब से निकलने से पहले बॉडी की सतह पर जर्म किलिंग सॉल्यूशन डालते और ब्रश से उसे अच्छे से साफ करते थे। सनमी ने यह सुनकर कहा कि हो सकता है कातिल को मेडिकल या एनाटॉमी की जानकारी हो, लेकिन सो ह्यून इससे सहमत नहीं हुई। उसके ख्याल में सिर्फ इतनी जानकारी के आधार पर यह नतीजा निकालना सही नहीं था। जब सो ह्यून अपनी बात पूरी कर चुकी तो सनमी ने बताया कि फंगस के सैंपल में प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े भी मिले हैं। इन टुकड़ों के शेप और मोटाई से लगता था कि यह शायद ब्रश के बालों के टुकड़े हो सकते हैं। सो ह्यून जब वहां से जाने लगी तो सनमी ने थोड़े जिज्ञासा और तंज वाले अंदाज में पूछा, वैसे आज आपका असिस्टेंट ऑफिस नहीं आया? क्या आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है? सनमी के लहजे में साफ खुशी और उत्सुकता झलक रही थी, लेकिन सो ह्यून ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चली गई। रात को घर वापस पहुंचकर सो ह्यून एक कागज पर पेन से बिना सोचे समझे लाइनें खींचती रही। उसके दिमाग में बार बार एक आदमी की मौत का सीन आ रहा था। अचानक उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, वो आदमी मर कैसे सकता है? इसी दौरान एक सुनसान गली में एक कम उम्र की लड़की एक बड़े से सूटकेस को घसीटती हुई चल रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उसने सूटकेस जमीन पर रख दिया और धीरे धीरे एक बिजली के खंभे की तरफ बढ़ने लगी। सूटकेस के नीचे से खून रिस रहा था। लड़की ने खंभे पर एक इश्तिहार चिपकाया जिस पर लिखा था, हम आपके गुमशुदा अजीज को ढूंढने में मदद कर सकते हैं। यहाँ तक सर्जन की छुरी वाला शिकारी के पहले 2 हिस्सों की कहानी खत्म होती है। अब तक सामने आए सबूतों से लगता है कि कातिल के क्राइम्स में एक अजीब सी प्रोफेशनल स्किल और रस्म जैसा नज्म पाया जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो कत्ल को एक क्रूर शिकार के खेल की तरह अंजाम दे रहा हो। यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट लीजो, जो कि कत्ल के मामले में कातिल ने न सिर्फ मरने वाली के जिस्म के अंग निकाल लिए बल्कि उसकी आंख में कीड़े भी डाले और उसकी गर्दन भी तोड़ दी। लाश को बहुत स्किल और सफाई से तैयार किया गया और फिर उसे ऐसी जगह फेंका गया जहां लोगों की नजर उस पर जरूर पड़े। यह सिर्फ एक आम कत्ल नहीं था, बल्कि लगता था जैसे कातिल अपनी मेंटल सुपीरियरिटी और स्किल दिखाना चाहता हो। ऐसा महसूस होता है कि कातिल का खास तौर पर सो ह्यून से कोई कनेक्शन या मकसद है। शायद वो इस तरह के खौफनाक क्राइम्स के जरिए उसे कोई मैसेज देना चाहता है।